ओबीसी समाज का वो ठेकेदार समझते हैं। ओबीसी समाज के कल्याण के लिए ये सरकार ऐसा भ्रम फैलाता है कि देश भर में यहाँ के बघेल सरकार ओबीसी हित के लिए काम कर रही है। मगर आपको जानना चाहिए, कांग्रेस हमेशा आजादी से लेकर जब से नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बना तब से लेकर आज राहुल गांधी तक हमेशा ओबीसी समाज के जो भी छोटी छोटी जातियां हैं किस तरह अपमान किया जा रहा है, आज राहुल गांधी के माध्यम से हम देख रहे हैं। और अपशब्द जो मोदी जी के नाम पर उनके जाति के ऊपर भी किस तरह टिप्पणी किया जाता, क्योंकि वो सही नहीं पा रहे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता, बना तो सही, दोबारा बनना और विश्व भर में उनका गुणगान होना। इसीलिए बार बार ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर से लेकर सभी नेता किस तरह इस देश चलाना उतना आसानी नहीं है जैसे चाय बेचना। ये मोदी जी के समाज के नाम पर किस तरह राहुल गांधी टिप्पणी किया गया, ये पूरा ओबीसी समाज का अपमान है। ये इनका नेहरू जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बना, मैं ज्यादा ये उपलब्धियों के बारे में या मोदी जी का 9 साल का विकास के बारे में बहुत सारे वक्ता बताया आपको। मैं कांग्रेस का पर्दाफाश करना चाहता हूं, मैं उसका किस तरह ओबीसी समाज का विरोध है। ये छत्तीसगढ़ के पूरे ओबीसी समाज के नेता, हर नागरिक समझना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में एक आयोग बनाकर पिछड़ा वर्ग समाज का हित के लिए, उनके उन्नति के लिए ये एक कमीशन गठित करके उनके सिफारिश आधार सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। मगर नेहरू जी ने कभी माना नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब इस्तीफा दिया, ओबीसी समाज को अगर मेन स्ट्रीम में न लाने से इस देश का कुछ उन्नति नहीं होता। इसीलिए एक कमीशन गठित जरूरी है। जब इस्तीफा दिया अंबेडकर जी ने नेहरू जी के खिलाफ, तभी पूरा आंदोलन जब छेड़ा देश भर में, ओबीसी समाज पूरा एक होकर दबाव डाले, तभी 1950 में काका कलेकर कमीशन गठित किया था नेहरू जी ने। काका कलेकर कमीशन गठित होने के बाद पूरा देश भर ओबीसी समाज के जो गरीबीपन, ओबीसी समाज किस तरह इस देश के अंदर बीत रही है, न रोजगार, न नौकरी, न शिक्षा, किसी विभाग में देखे तो पिछड़ापन ही पिछड़ापन। इसलिए 2 साल के अंदर ये करी थी। नेहरू लगभग 17 साल प्रधानमंत्री था, कभी ओबीसी हित के लिए न कमीशन का सिफारिश लागू किया, न ओबीसी समाज के हित के लिए कोई निर्णय भी नहीं लिया। बाद में इंदिरा गांधी आई, वो भी 17 साल प्रधानमंत्री थी, वो भी कभी ओबीसी समाज के हित के लिए कोई कमीशन गठित नहीं किया, वरना काका कलेकर कमीशन का सिफारिश को भी लागू नहीं किया था। वो था कांग्रेस का असलियत। सिंह ने मंडल कमीशन सिफारिश को तुरंत पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखकर, जब वो प्रस्ताव पारित करने के लिए सभी दलों का जब राय मांगा, ये विपक्ष का नेता के नाते राजीव गांधी यही मंडल कमीशन सिफारिश को सख्त खिलाफ किया। ये राजीव गांधी ने जो 27% आरक्षण हमारे ओबीसी समाज के लिए दिए गया था सिफारिश, उनको यही राजीव गांधी, और एक प्रस्ताव तैयार किया मणिशंकर अय्यर ने, जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए देश के अंदर। SC ST के अलावा कोई आरक्षण अगर होना चाहे तो आर्थिक रूप से आरक्षण होना
जाति के आधार से आरक्षण नहीं होना, ये था राजीव गांधी ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर उनका बयान आज भी है। ये कांग्रेस का था। ओबीसी के समाज के ऊपर कोई उनका प्रेम नहीं है। वो बार बार बोलते थे कि आर्थिक रूप से ही आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर भी वीपी सिंह ने लागू किया। बाद में जब हमारा मोदी जी ने 2014 में जब सत्ता में या सरकार में आए, जो दंतहीन पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जो कोई उसका जिस तरह एससी कमीशन का, एसटी कमीशन का मजबूती जो कमीशन था, ये हमारे 2014 में मोदी जी आने के बाद पिछड़े वर्ग आयोग को संविधान दर्जा देने के लिए सदन में 2017 में प्रस्ताव रखा गया, तभी भी ये कांग्रेस उसका खिलाफ किया। पिछड़ा वर्ग समाज के ठेकेदार समझते या सपा हो, बसपा हो, अन्य दलों ने भी उसका खिलाफ किया था। 2017 में लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में हमारे आंकड़े नहीं रहने से वो बिल रिजेक्ट किया गया। बाद में 2018 में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिद्दी पे लेकर फिर सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में फिर बिल रखा गया। 2018 में लोकसभा और राज्यसभा में ये पिछड़ा वर्ग आयोग का संविधान दर्जे देने का आयोग को जो था उसका मंजूरी मिली थी। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक कौन सरकार में थे? कांग्रेस, यूपीए, उनका समर्थन कौन थे? समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीएसपी, जितने भी क्षेत्रीय दल ये पिछड़ा वर्ग समाज के ठेकेदार समझते थे, बोलते थे पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग के वोटों से जो अधिकार प्राप्त करते थे, ये सभी लगा कभी पिछड़ा वर्ग आयोग का संविधान दर्जा देने के लिए कभी सोचा नहीं, उनका मन भी नहीं बना था। 2018 में इस पिछड़ा वर्ग आयोग मोदी जी आने के बाद ये 5 साल के अंदर एक मजबूत आयोग बनने से कोई मंत्रालय, कोई डिपार्टमेंट अगर आरक्षण अमल नहीं किया तो जुडिशियल एक्शन लेने का उनका जो संविधान बनाया, उसके माध्यम से लगभग 22-23% आज हमारे आरक्षण आज पूर्ति हो रहा है अन्य संस्थाओं में। उतना ही नहीं, पहली बार गत वर्ष में केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय पाठशाला में, सैनिक स्कूलों में, न्याय विश्वविद्यालय में पहली बार हमारे ओबीसी बच्चों के लिए आरक्षण अमल करने से देश भर में लगभग 4 लाख हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को आरक्षण मिला। अब अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए मोदी जी के देने से ये संभव हुआ। अगर यही 10 साल से अगर आरक्षण अमल हो रहा था तो कितने लाखों संख्या में हमारे बच्चे अच्छा शिक्षा प्राप्त होता था और किस तरह वो आगे बढ़ते थे। 30% पहली बार इतिहास के अंदर 27 लोगों को मंत्रिमंडल में भागीदार बन के ओबीसी समाज के लोगों का मान, सम्मान, गौरव किस तरह बढ़ाया, ये मोदी जी ने से ही मुमकिन हुआ। उतना ही नहीं, पहली बार गत वर्ष में 27% नीट के माध्यम से होने वाले एमबीबीएस हो, एमडी में 27% आरक्षण देने से गत वर्ष में 4,500 हमारे ओबीसी के बच्चे आज एमबीबीएस और एमडी पढ़ने लायक बन गए। आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री लोग हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में मेडिकल सीट प्राप्त करने का आज मोदी जी की सरकार दिया जा रहा है। अगर अच्छा शिक्षा प्राप्त होने से किस तरह हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा? अगर सैनिक स्कूल में अगर हमारा बच्चा अगर भर्ती होगा तो बाद में शिक्षा पूर्ति होने के बाद कोई कैप्टन बनेगा, कोई जनरल बनेगा, कोई किस तरह उसका जीवन बीतेगा। जीवन योजना के नाम पर 20,000 करोड़ बजट में राशि प्रावधान देकर किस तरह 50% से सब्सिडी दिया जा रहा है, ये मछुआरों के लिए, ये पूरा मछुआरा के समाज आज जानकारी होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे जो भी रोजगार के लिए पढ़े लिखने के बाद रोजगार मांगने वाले हमारे बच्चे नहीं होना चाहिए। मोदी जी का संकल्प है ये, आई डजंट वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स of this country who are qualified, educated to become job seekers rather than become job creators। रोजगार मांगने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, रोजगार देने वाला संस्था बनना चाहिए। इसी माध्यम से वेंचर कैपिटल फंड के नाम पर जिस तरह एससी एसटी को दिया जाता था, उसी तरह 2018 से वेंचर कैपिटल फंड के नाम पर
किस तरह राशि दिया जा रहा, कोई उद्योगपति बनने के लिए, कोई स्टार्टअप खोलने के लिए। आज हजारों संख्या में आज हमारे नौजवान रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाला संस्था बने। जब हमारा ओबीसी मोर्चा दिल्ली में ये उद्योगपति ओबीसी समाज के स्टार्टअप के माध्यम से, वेंचर कैपिटल माध्यम से जो भी उद्योगपति बने हैं उनका सम्मेलन किया गया, तो अपने एक एक सक्सेस स्टोरी बताए तो ताजुब हो गया। हजारों करोड़ आज दिल्ली के अंदर, पूरा देश के अंदर हमारे ओबीसी समाज के कितने बड़े आज उद्योगपति बन गए वेंचर कैपिटल फंड के नाम से। उतना ही नहीं, आज पिछले बड़े शिल्प कलाकार लगभग 140 छोटे छोटे जातियां जो है उनके हित के लिए पीएम विश्वकर्मा के नाम पर अलग प्रावधान देकर बजट में एमएसएमई को उनको अनुसंधान करके उसके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाना, स्किल डेवलप के माध्यम से उनका फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाना है, बाद में मार्केटिंग में देना जाना है। इसलिए वोकल फॉर लोकल ही नहीं, आज लोकल ग्लोबल बनना चाहे। हमारे जितने भी हस्तकलाकार हैं, छोटे छोटे शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा है, उनको बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा के नाम पर पीएम विकास का योजना जो बनाए मोदी जी ने सरकार बनाए। इस तरह मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी और मोदी जी और नेहरू परिवार के ये सोच में कितना अंतर है। आपके बघेल साहब कितने भी बोलो ओबीसी के हित के लिए जो मगर उनका असली चेहरा तो आज पर्दाफाश हो गया। हमेशा सदन में वो ओबीसी समाज के खिलाफ ये निर्णय लिया गया था, ये कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए सामाजिक न्याय के बारे में जब मोदी जी बात करते हैं, इस देश के अंदर, समाज के अंदर पहली बार एक मुर्मू समाज के एक आदिवासी महिला को 75 साल की आज़ादी के अंदर ये महामहिम राष्ट्रपति बनाया, ये मोदी जी बनाया और बीजेपी बनाया। क्यों संभव नहीं हुआ आपके माध्यम से? जितने संख्या में आज मुर्मू जी को हराने के लिए किस तरह कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, सदन में आपको यह जानकारी होना चाहिए। आदिवासी के अंदर आपको इसमें कार्यकर्ता के नाते बताना चाहिए। इतना ही नहीं, बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन के अवसर पर नवंबर में जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर किस तरह देश भर में पहली बार मोदी जी सरकार ये आदिवासियों का आज मान सम्मान बढ़ा, किस तरह ये अनसंग हीरोज के नाम पर ये जितने लोग हमारे स्वतंत्र के लिए जान कुर्बानी किए, उन सभी लोगों का इतिहास के पन्ने में कोई जगह ही नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार के अलावा किसी का इतिहास को हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारे नौजवान बच्चों को यही नहीं सिखाया जाता था। इसलिए नेशनल लेवल पे अभी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया, हमारे संस्कृति के आधार पर जितने भी हमारे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग समाज के इस देश के हित के लिए जो कुर्बानी किया है, उन सभी लोगों का आज इतिहास रचाया जा रहा मोदी जी के नेतृत्व में। आज पद्मश्री अवार्ड किसको दिया जा रहा है, राज्यसभा सदस्य किसको बनाया जा रहा है, ये मोदी जी का ये सामाजिक न्याय सूत्र है। पहली बार जब बीजेपी को मौका मिला, एक आदिवासी समाज को ही नहीं, आज एक राष्ट्रपति, एक अनुसूचित जाति को भी, हमारे कार्यकर्ता रामनाथ कोविंद को भी एक हमारा राष्ट्रपति बनाए। और पहली बार 75 साल की आज़ादी के अंदर अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए एक व्यक्ति गरीब परिवार से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, ये बीजेपी बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, ये नेहरू परिवार के अलावा किसी को ये जब मौका मिला राष्ट्रपति बना सके या प्रधानमंत्री बना सके, ये सिर्फ और सिर्फ ये अपने परिवार के हित के लिए सोचने वाले। मोदी जी तो पूरा देश के नागरिकों को लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के नागरिकों को अपना परिवार समझते हैं। मगर ये लोग अपना परिवार ही देश समझते, अपना परिवार ही प्रदेश समझते, राज्य समझते। इतना अंतर है। ये इसलिए परिवारवाद को खत्म करने के लिए, ये वंशवाद को खत्म करने के लिए आज मोदी जी और संकल्प लिया, बीजेपी संकल्प लिए। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में इसी माध्यम से आपको ओबीसी समाज लोगों का जिस तरह मोदी जी कटिबद्ध है, मोदी जी सरकार कटिबद्ध है, उन लोगों को भी डबल इंजन सरकार बनने से ही छत्तीसगढ़ में डबल बेनिफिट होने वाला। किस तरह उत्तर प्रदेश, आज मध्य प्रदेश, आज गुजरात विकास के ओर तेजी से आगे बढ़ रही। गरीब कल्याण योजना में किस तरह अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय नाम पे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से एक आज राज्यसभा सदस्य बना, मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं 40
साल से मैं पार्टी में कार्य करता हूँ, संघ से जुड़ा हूँ, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ। ऐसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आज मेरे को तेलंगाना से लेकर 2 बार विधायक बनाया, विधायक दल के नेता बनाया और प्रदेश के अध्यक्ष बनाया, आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनाया है। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी का ये मेरा रवैया है। उतना ही नहीं, आज पार्लियामेंट बोर्ड जो है, आज हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, 11 सदस्यों में मेरे जैसे कार्यकर्ता को, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है फैमिली का, एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्लियामेंट बोर्ड में सदस्य दिया, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही मुमकिन नहीं है, बाकी दलों में नहीं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं बीजेपी सभी दलों से भिन्न दल है। इसलिए मैं आप लोगों को आज अनुरोध करता हूँ, छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में पूरा देश आपकी ओर देख रहे, क्योंकि 2024 में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनाए तो विश्व में तीसरी आर्थिक एक देश बनने का आज मोदी जी का गारंटी दिया गया। इसलिए 2023 में जो चुनाव होने वाला है, पूरा ओबीसी समाज बीजेपी के साथ जुड़े होकर मोदी जी का आज मजबूत बनाना चाहिए। आने वाले दिनों में मोदी जी का विचारधारा, विकास, कल्याण योजना, हमारा कोई भेदभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ योगी जी का नेतृत्व में किस तरह आज 80 करोड़ आबादी को मोदी जी सरकार आज निःशुल्क राशन दिया जा रहा। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, अन्य जो आज जो उपलब्धियां है, योजना है, कोई भेदभाव नहीं है। 15 करोड़ आबादी को वहाँ पे निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ आबादी है, 15 करोड़ आबादी को, 15 करोड़ में सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन है आप जानना चाहते हैं? मुसलमान समाज सबसे लाभान्वित उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में निःशुल्क राशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हर घर के सर पर छत जो बना का संकल्प लिया मोदी जी ने। आज योगी जी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को आज घर बना के दिया। ये उत्तर प्रदेश का सरकार का